मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के हीलिंग सर्कल सेशन में। मैं आप सभी को पहले आज की सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। Healing circles are safe havens. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सभी को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स और डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको फ्यूचर में होने वाले सारे इवेंट्स के अपडेट्स भी वहां मिलेंगे। तो आप सब लोगों को मैं आज के सेशन के स्पीकर के बारे में बता देती हूँ। आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। एंड मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। मैं निशा जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। निशा जी was diagnosed with breast cancer after she found a lump in her breast. She underwent surgery and 6 cycles of chemotherapy. She remained positive throughout her treatment journey and received immense support from her family. Acceptance and faith played a big role in her journey, and she feels lucky that she had the right people at the right time. She urges people to go for screening tests as soon as they feel something strange and should always go for a second opinion in case of any doubt. She says, much awareness is needed regarding cancer in our society to eradicate the myths and taboos that are still existing there. तो ये बात आपने बहुत सही बोली है निशा जी कि अभी सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जो भी अभी लोगों के बीच में जो अभी भी मिथ्स हैं सोसाइटी से, वो हटा देने चाहिए। एंड आपने सेकंड ओपिनियन वाली जो बात बोली है वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, कुछ उनको ढंग से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो उन्हें ज़रूर सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर निशा, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन। आवाज आ रही? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है बट आपकी वीडियो अभी इसमें शो नहीं हो रही है। हाँ, वीडियो मैंने ऑन नहीं किया है। अच्छा अच्छा, नो वरीज मैम। तो मैम जी जी तो मैम मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डायग्नोसिस कैसे हुआ? एक्चुअल में मुझे ये मानकर चलिए कि 2001-2 से ही कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पर लेडीज डॉक्टर को दिखाया जा करके, जेंट्स को भी दिखाया। जनरली लेडीज के पास ही जाने में कंफर्टेबल फील करते हैं हम। तो लेडीज डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है। ये 35 ईयर्स के बाद थोड़ा सा मेरे ब्रेस्ट में जो है दरदरापन था, कुछ कुछ ऐसा लगता था कि कुछ गांठ है और दर्द भी होता था। तो मैंने दिखाया तो बोले 35 ईयर्स में ये होता है, नॉर्मल सी बात है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। 1 साल के बाद ही वो जो है ना गांठ है ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई जो कि सर्जन है, लेडीज डॉक्टर के पास ही गई। तो उन्होंने भी ये बोला कि कुछ भी नहीं है, बट यू मे गो इफ यू विश। आपकी अगर इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले क्या है, कुछ नहीं है, तुमको इसे शक होता है। फिर छोड़ दिया, 1 साल फिर और हो गया। लेकिन फिर बताना चाहिए नहीं, पर मैं बता देती हूँ कि मेरे सपने बहुत सच्चे होते हैं और मुझे 3-4 ऐसे सपने आए तो मैं गई। मुझे पीएचडी का काम करना था, तो मैं 25 दिसंबर को 2004 की बात है, डॉक्टर के पास गई। लेडीज डॉक्टर ही थी। एफएनएससी टेस्ट किया और उन्होंने बता दिया पॉजिटिव है। ग्रेड 2 में था मेरा। और उसके बाद उन्होंने बोला तो फटाफट मैंने 24 को दिखाया, 27 को मैंने जो 25 को दिखाया और 27 को मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन करवा लिया। इंदौर में ही करवाया। मतलब मैंने बहुत क्विक, बहुत जल्दी डिसीजन लिया। डॉक्टर ने पूछा कि आपके ब्रेस्ट का जो है ना 1/4 भी रिमूव कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। मैंने कहा फुल रिमूव कीजिए आप। तो मैंने फुल रिमूव करवाया है। जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा मैं करती हुई। और ठीक है, थोड़ी सी तो देखिए फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन अपने को अगर अंदर से हम मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो हम शायद 50% तो ऐसे युद्ध जीत लेते हैं।
मतलब जी आज जी जी बिल्कुल। कैसे ही जीत लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं बहुत स्ट्रांग थी, बाय नेचर पहले से भी स्ट्रांग हूँ। और उस टाइम तो समझ लीजिए कि बच्चे को भी देखना है, पति को भी देखना है, तो और मायके वाले भी दूर रहते थे। तो मेरे जो फ्रेंड्स सब हैं उन्होंने काफी हेल्प की। और मैंने जो भी हुआ डॉक्टर से मैंने क्लियर कट पूछा था कि आप ये बता दीजिए मेरे पास टाइम कितना है, अगर नहीं भी है तो मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, टाइम आपके पास पूरा है, और ये जो ग्रेड 2 है इसमें सर्वाइवल के पूरे चांस होते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पता चल गया था, क्योंकि मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, बायो की। तो डॉक्टर नहीं, मतलब वो घबरा रही थी कि बता देंगे तो ये घबरा जाएंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं मैडम, आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी। तो उन्होंने बोला कि मेलिग्नेंसी है, बिनाइन नॉर्मल वाला होता है, पर मेरी मेलिग्नेंसी थी। तो मैंने ठीक है, फटाफट मुझे जो भी हुआ मैंने फटाफट क्विक डिसीजन लिया, और जितना जल्दी हुआ मैंने ऑपरेशन करवा दिया। और आप जी लोगों मैम। को आए तो पूछ सकती हैं। जी जी। मेरे मैम कुछ क्वेश्चंस थे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बताया कि तब आप डायग्नोसिस के लिए जा रहे थे, तो डायग्नोसिस से पहले मतलब आपको पहले से भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी या कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री थी पहले से कैंसर में? फैमिली हिस्ट्री थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये जेनेटिक होता है। मेरी नानी को जो है यूट्रस का कैंसर हुआ था, और 2001-2 की बात है। मेरी मदर की डेथ हुई थी, उनके जो सिर है वहां पर ट्यूमर था, और सबसे पहले मैंने ही देखा था आउटग्रोथ। और मैं चूंकि बहुत ज्यादा पढ़ती लिखती हूँ तो मुझे पता था कैंसर के बारे में, लेकिन मैंने वो माँ के सिर में देखा था कि आउटग्रोथ है। मैंने पूछा कि माँ ये क्या है, चोट लगी थी क्या? तो बोले नहीं कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा सिंपल सा कोई आउटग्रोथ होगा, लेकिन वो कैंसर का ही था। वो हमको पता नहीं चल पाया, डॉक्टर सब कोई पता नहीं चला। अचानक से उसमें एकदम गुमर जैसा बड़ा हो गया वो। डॉक्टर के यहाँ जाती रही रेगुलर चेकअप के लिए, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चल पाया। पूरे उनके बॉडी में दर्द होता था, मतलब फैल चुका था वो। तो उनका जो है ना, वो टाटा मेमोरियल ले गए, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंच भी नहीं पाए, उनकी डेथ। और अब जब मैं सर्च करती हूँ तो जैसे मेरे मामा जी को जीभ का कैंसर था, मेरी मौसी के पैर में था, अभी जो मेरी मौसेरी बहन सब है उनके भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुए, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ। मतलब कुल मिला करके कि फैमिली हिस्ट्री है। मुझे सभी डॉक्टर बोलते थे कि फैमिली हिस्ट्री नहीं होता, जेनेटिक नहीं होता, लेकिन जेनेटिक होता है ये। क्योंकि मैंने जब मैं वो टाटा मेमोरियल गई तो वहां पर लिटरेचर मिलता है, वो सब लेकर के मैं आई और मैंने पढ़ा। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि अगर माँ को है तो उसके बच्चे को हो सकता है। एक लेडीज मिली, मैंने उनको समझाया, तो बोली कि अच्छा है मेरा बेटी नहीं है, मतलब बेटी नहीं है, जबकि बेटे को भी होता है ब्रेस्ट में कैंसर। मेल को भी तो रहता ही है, तो मेल को भी होता है। यहाँ पर मंदसौर में डॉक्टर सबको भी हुआ है, तो ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। अब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है हमारे, तो उन्होंने मेरी माँ का बताया कि मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। अब मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि डायग्नोसिस हो ही नहीं पाया। तो इसलिए अगर जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप अपनी बेटी का जो ब्लड रिलेटिव है ना, बेटी है, बहन की बेटी है, इन सबको ध्यान रखने के लिए कहिएगा। कुछ भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी को भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अभी ये देखा मैंने, गॉल ब्लेडर में स्टोन है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में, उसका भी मैंने जी ऑपरेशन करवाया। मेरे बेटे को भी है तो सोच रही हूँ उसका भी करवा दूं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, मेरे को अलर्ट रहना चाहिए। जी मैम। तो बिल्कुल आपने ये जो बात बताई काफी तो मैं ये पूछना चाहती थी कि फिर डायग्नोसिस के बाद जैसे तब डायग्नोसिस हुआ तो आपने इस न्यूज़ को कैसे लिया, आपकी फैमिली ने इस न्यूज़ को कैसे लिया? सब ने पॉजिटिवली लिया, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था। मैंने क्लियर कट पूछा था कि आप घबराइए मत, जो सच्चाई है उसको बता दीजिए कि क्या हो सकता है। बोले कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जल्दी इस चीज को मतलब डायग्नोस करवा लिया, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए थोड़ा दुख तो सबको हुआ होगा ना।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब बीमारी हो गई तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर रोने गाने से तो और बीमारी बढ़ेगी, हीलिंग नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन अगर मान लीजिए करवा लेते हैं और हम खुश रहते हैं तो जल्दी ठीक होते हैं, और दुखी होंगे तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए और इसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। मैंने हमेशा पॉजिटिवली लिया, ऑलवेज। जी मैम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली है। पॉजिटिवली तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना पॉजिटिव लेंगे। अब हो गया तो उसके आगे का देखना चाहिए। हाँ, जी जी तो मैम। खाने पीने में भी देखिए, मतलब जैसे सर्जरी हुआ ना, लकी इस मामले में भी देखिए डॉक्टर सब भी बहुत अच्छे मिले, और फिर घर का माहौल भी अच्छा था, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं, और सारी चीजें की मैंने। मैं डायबिटिक भी हूँ और मैं लगातार वॉकिंग भी करती रही। हमारे दोनों डॉक्टर में कभी कभी डिस्कशन हो जाता था, वो इसमें ये डायबिटोलॉजिस्ट कहते थे कि नहीं, फल मत खाने दो, और जो सर्जन थे बोलते थे नहीं, फल खाओ और आप उसको इंसुलिन से कंट्रोल कीजिए। मेरे साथ ये दिक्कत भी थी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं भूखी रह नहीं सकती, मुझे प्रॉपर डाइट चाहिए। तो खाने में मैं पीछे रहती नहीं, अभी भी मैं खाती हूँ, लेकिन ये है कि वॉकिंग करती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि अगर मुझे ये बीमारी है तो मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो इग्नोर नहीं करती हूँ मैं। आप ये सोचिए कि ये कैंसर के पहले ही डायबिटीज डायग्नोस हुआ था मुझे, तो ध्यान तो मैंने पूरा रखा। खाने पीने का भी, अगर टाइम पास नहीं होता था तो वीडियो गेम खेलती थी, बच्चे सो जाते थे उसके बाद मैं खेलती रहती थी। कभी भी मैंने कुछ निगेटिव चीजें अपने इसमें नहीं आने दिया, कभी नहीं। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना पॉजिटिव रही मैं, और सबको रहना चाहिए। और देखिए कई सारे फ्रेंड आते थे, कुछ कुछ बोल भी देते थे कि भाई आप बहुत उड़ान भर रही थी, भगवान ने आपकी उड़ान को कम कर दिया, आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, अचानक आपको भगवान ने बड़ी बीमारी दे दी। तो मैं कहती थी हाँ ये तो राशि बीमारी है, मतलब सामने वाला डिप्रेस करे तो आप डिप्रेस कर दीजिए उसको। जैसे कहते हैं ना कि कलयुग में जो अच्छे लोग हैं ना वही ज्यादा दुखी होते हैं। तो मैं कह देती हूँ कि जिसको कुछ नहीं है वो है ना, समझ लो कि वो गड़बड़ है, जिसको हो रहा है तो वो अच्छा लोग है। तो सामने वाला बहुत डिप्रेस करता है अपने को। एक आध मतलब परिचित थी, जैसे अछूत जैसे व्यवहार करती थी। तो ये होता है, नॉर्मल चीज है, सब जगह होता है। तो ऐसे कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें और उनकी बातों का असर नहीं होने दें। देखिए मैं चूंकि पढ़ी लिखी भी हूँ, बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, हाउस वाइफ होती है, ये लोग बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। मंदसौर में मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसे पेशेंट हो तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनको समझाती हूँ। इसलिए अपने को, और ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए, कई बार अपने मुंह से भी गलती से निकल जाता है कुछ जो सामने वाले को हर्ट करता है। लेकिन मैं उनके लिए बोलती थी भगवान इनको माफ करना, पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। करते थे, बहुत सारी फ्रेंड ने बोला मुझे, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी, कभी नहीं। तो क्या कीजिएगा, ठीक है। और मैं तो, जो मुझे डिप्रेस करने का कोशिश करता है मैं उनको डिप्रेस कर देती हूँ। ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये अभी भी है वो ही ना, सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। पर इसीलिए अवेयरनेस इतनी जरूरी है, लोगों को सही चीजें पता होनी चाहिए। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी, फिर डायग्नोसिस के बाद आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आपके टोटल उसके बाद हुए हैं? देखिए मैंने तो इंदौर में करवाया था ऑपरेशन, सर्जरी मैंने इंदौर में करवाई थी। और उसके बाद करीब मैं जब तक कि हीलिंग नहीं हुआ, क्या होता है कि जब पूरा इतना पार्ट ब्रेस्ट का निकाला जाता है तो जो लिक्विड है उसमें काफी निकलता है। एक प्लास्टिक की बैग थैली लगी रहती थी, पूरा भरता था वो, उसको मैं ढक देती थी किसी चीज से, दिखे नहीं, मैं खुद ही नहीं महसूस करूं कि मैं बीमार हूँ। तो मैं करीब महीना दिन, जो भी 15-20 दिन जो लगा होगा, पूरा स्टिच मतलब कटवाने के बाद ही फिर मैं अपने मंदसौर रहती हूँ, मैं दूसरी जगह रहती हूँ 250-300 किलोमीटर दूर, वहां आई। यहाँ आकर के फिर यहाँ डॉक्टर सबसे राय लिया, जो मेरा भाई है उसका साला सब डॉक्टर है। फिर सबसे राय लेकर के मैं कीमोथेरेपी के लिए टाटा मेमोरियल गई। टाटा मेमोरियल में फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं गई थी
कि वहां पर मेरी माँ की डेथ हुई थी। तो मेरे मन में थोड़ा सा निगेटिविटी था कि नहीं, वहां नहीं जाना, इसलिए मैं इंदौर गई थी। और मेरे बच्चे भी छोटे थे, मुझे लगा कि इंदौर में भी अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो क्या दिक्कत है। फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर सब थे, उन्होंने बोला कि जाइए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैं इंदौर चली गई थी। और उसके बाद लेकिन कीमोथेरेपी के लिए मैं मुंबई गई। डॉक्टर रीना नायर हैं, उन्होंने मेरा बनाया रेज्यूम। और चूंकि मेरा बोले कि बहुत छोटा था, लाइट वाला, दो तरह के डोज होते हैं, एक हैवी डोज होता है, हैवी होता है काफी, और एक लाइट होता है। तो उन्होंने बोला कि आपको लाइट डोज पड़ेगा। उन्होंने बोला कि अगर 10 दिन पहले भी आती ना तो आपको कीमो नहीं लगता। इस तरह की बातें थी। जब मैंने उसमें लिटरेचर में पढ़ा तब उसमें है कि मोस्टली जो इंडियन है ये ग्रेड 2 में ही आ पाते हैं, ग्रेड 1 में फॉरेनर का लिखा हुआ था। और हालांकि मैं चली जाती, थोड़ी सी मेरी गलती हो गई। क्या होता है कि हम महिलाओं को अगर बोल दिया जाता है करे छोड़ो, तो हम मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको इंट्यूशन होता है, मन में लगता है, तो जाना चाहिए वहां पर, थोड़ा सा विरोध करना चाहिए। पर मेरा क्या, कॉलेज का टूर जा रहा था माउंट आबू, मैं उधर चली गई, तो 10-15 दिन के लिए मैं डिले, इसलिए थोड़ा सा लेट। बाकी अगर जी। मान लीजिए कि आपको, अब देखिए मैंने तो शुरू से कोशिश की थी जाने की, डॉक्टर सभी मना कर रहे थे। वो तो उस टाइम भी जब मैं गई थी डायग्नोसिस के लिए, तो डॉक्टर बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि मेमोग्राफी में नहीं आ रहा था। पूरा मेरा जो मेमोग्राफी जब हो रहा था और सोनोग्राफी भी हुआ था, तो सोनोग्राफी का मैं देख रही थी, जहां पर कि वो कैंसर वाला पार्ट था वहां पर थिक था, ब्लैकिश दिख रहा था, पूरा देखा था मैंने। तो बोले कि कैसे आपको पता चला। तो मतलब कुछ एक जिज्ञासा वाली बात भी होती है, मुझे जिज्ञासा मुझ में बहुत ज्यादा है। तो वहां से मैं फिर डॉक्टर वहां मुंबई गई। एक वहां पर कीमो लिया मैंने, और एक कीमो लेकर के डॉक्टर ने, हालांकि मेरे भाई का साला वहां था, किसी और पेशेंट से पूछ रही थी कि कीमो लेने के बाद क्या होता है। तो उन्होंने बोला दीदी मत पूछिए, क्योंकि सबकी टेंडेंसी अलग अलग होती है। तो फिर मैंने नहीं पूछा। लेकिन हाँ, फिर जब मैं वहां से आई कीमो लेने के बाद, थोड़ी सी ट्रेन में दिक्कत आई मुझे, क्योंकि वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है किसी किसी को। एक दो वॉमिट मुझे भी हुआ था, और उसके बाद कुछ नहीं होता। 3 दिन में छुट्टी लेती थी और चौथे दिन में कॉलेज पहुंच जाती थी, क्योंकि घर में अच्छा नहीं लगता था। बच्चे स्कूल चले आते थे, पतिदेव बैंक चले आते थे, अब मैं घर में रह करके करूं भी तो क्या करूं। फ्रेंड सब कहती थी अब तुम जॉब करना छोड़ दो। अब मैं जॉब कैसे छोड़ूं, घर में अच्छा थोड़े लगता है जिसने जॉब कर रखा है, कितना पढ़ो। तो मैं कॉलेज भी चली जाती थी, पर यह है कि वॉकिंग बराबर करती थी, क्योंकि मैंने शुगर का पूरा ध्यान रखा था। और ये देखिए कैंसर क्या है, सर्जरी हो जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है, जो पार्ट था उसको रिमूव कर दिया हमने। तो कुछ नहीं। और वहां पर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा दुख तो होता है ना, कि एक पूरा पार्ट ही रिमूव हो गया अपने ब्रेस्ट का। तो सिलिकॉन ब्रा मिलता था उस टाइम, 6,500 मिल गया था मैंने। और वहां पर ब्रा भी मिलता है, वहीं पर हॉस्पिटल में ही मिला था। कुछ दिन मैंने उसको लगाया, उसका छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरी दूसरी औरतों से पूछा क्या किया है, तो वो बताया किसी ने फॉर्म लगा लेती, कभी कोई कुछ कर लेती है। अभी मैं क्या करती हूँ कि जो कॉटन के दुपट्टे होते हैं ना, उसका हाफ पार्ट वो करके, मतलब आप समझ, फोल्ड करके मैं ब्रा में रख लेती हूँ। पता नहीं चलता है दूसरों को कि मेरा एक टेस्ट नहीं है, जब बता देती हूँ मैं, मुझे लगता है कि बताना चाहिए। हालांकि देखिए इसमें भी लोग हंसते हैं कि देखो इसने पाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ इसके साथ। तो मैं सोचती हूँ कि बता दो तो पुण्य तो मिलेगा, किसी और के साथ कुछ होगा तो कम से कम वो तो रिमूव करवा लेगी। क्योंकि मेरी जो रेंटर है वो 100 तरह की बीमारियों के बारे में बताती रहती थी, तो उसने मुझे बताया था, तो उससे मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई, 1 पार्ट मैंने देखा है, हाफ रिमूव कराओ या 1/4 कराओ, क्या होता है, रिपीट हो जाता है ना। मैंने कहा नहीं, आप तो फुल रिमूव कर दीजिए। हालांकि अब डॉक्टर सब कहते हैं कि नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पार्ट उसमें से निकल जाते हैं। जैसे मेरा राइट हैंड जो है ये वाला पूरा, मतलब समझ लीजिए कमजोर हो गया है बहुत ज्यादा, इससे कुछ कर नहीं पाती हूँ मैं। डॉक्टर ने एक्सरसाइज बोला था, एक्सरसाइज करना चाहिए, मैंने नहीं किया। तो जरा सा अगर डस्टिंग भी कर लेते हैं ना तो हाथ दर्द करने लगता है। पर अभी मेरे जो है ना, इतना लगातार, चूंकि राइट करवट सो नहीं पाते हैं,
लेफ्ट करवट सोई सोई तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। आप सोचिए उसके बाद से मैं राइट से ही सो रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल थोड़ा स्ट्रांग होता है, अब दर्द नहीं होता है। तो एक्सरसाइज भी करना चाहिए, दोनों हाथ का करना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। इनफैक्ट अभी जैसे आप बता रहे थे साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो वो ही मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली थी कि आपको जब आपने सर्जरी कराई थी, कीमोथेरेपी कराई थी, तो आपको क्या साइड इफेक्ट्स हुए थे, आपने वो कैसे मैनेज किए थे? साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मुझे हुआ नहीं था, बस एक दो बार समझ लीजिए कि उल्टी हुई थी। तो वॉश बेसिन में करो तो उसके जाम होने का चांस होता है, तो मैंने एक बाल्टी रख लिया था, और जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं लिक्विड निकलता था, तो बाल्टी में मैं वॉमिट करती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि देखिए थोड़ा सा मन में लगता भी है ना, हम लोग काम कर लेते हैं, अब आप अपने श्रीमान जी पति काम करे उल्टी साफ कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला, एक बाल्टी रख लिया था। अच्छा, उसमें किसी किसी को लूज मोशन भी होता है, तो दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मुझे ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन कई बार कपड़े गंदे हो जाते थे, तो वो खुद ही साफ कर लेते थे। और वॉमिट एक बाल्टी ऐसा बना लिया था, उससे लेकर के फ्लश में उसको बहा देते थे, और मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब मेरा नॉर्मल रहा था। वो भी आप मान लीजिए एक दो दिन के लिए ही होता था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता था। क्योंकि होता क्या है, किसी किसी को भूख नहीं लगती है, पर मेरे भूख पर कोई असर नहीं पड़ा था। और मैंने बाद में पढ़ा था कि जो कीमोथेरेपी जिसकी हो रही होती है, अगर अदरक का उपयोग करें ना तो अच्छा रहता है। और मैं बताऊं, मुझे अदरक खाने की बचपन से आदत है, अदरक और गुड़ बेहद पसंद है मुझे। और मैं अपने सब्जी में अदरक का बहुत उपयोग करती हूँ, डांट भी खाती हूँ मैं अपने घर वालों से, श्रीमान जी से, कि कितना अदरक डालती है। तो मैं ये सब चीज करती थी, और मुझे जो सब्जी पसंद है मैं वो सब्जी खाती थी। और श्रीमान जी क्या करते थे, 1 लीटर दूध को पूरा जला करके 1 गिलास करते थे, और मैं वो गिलास पूरा दूध पी लेती थी। और मैं आपको बताऊं, मेरा चेहरा ऐसा चमकता था कि क्या फेशियल से भी चमकेगा, ऐसा बहुत ग्लो था चेहरे पर। तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। कीमोथेरेपी से भी क्या पता ग्लो आया होगा, पर मेरा चेहरा एकदम चमकता था, बाल सारे झड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर चमक पड़ी, क्योंकि खाना खाना पीना और एक्सरसाइज मेरा रेगुलर था, किसी तरह का कुछ भी इसमें आड़े नहीं आया था। जी जी, बिल्कुल मैम। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि तब आप जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट के बाद आपने कोई मेन लाइफस्टाइल चेंजेस भी करे, डाइट रिलेटेड? आप किस टाइप का मतलब खाना पीना खाती थी पहले, उसके बाद आपने क्या किया? एक्सरसाइज का तो जैसे आपने बता दिया, थोड़ा आप अपना डाइट वगैरह आपने क्या चेंज किया उसमें? देखिए मेरी पहले भी ऐसी कोई आदत नहीं थी, रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल स्पाइसी सब्जी बहुत कम खाती हूँ मैं, दही दूध अंकुरित चीज खाती हूँ। तो बहुत ज्यादा कुछ अंदर, क्योंकि पहले में भी ये सब खाती थी, जैसे गुआवा जामफल सब मुझे बहुत पसंद है। मतलब डायबिटिक के हिसाब से जो चीज खाना चाहिए वो तो मैं बहुत पहले से खा रही थी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। हाँ, चावल सब तो वैसे भी अगर शुगर हो गया तो कम कर दिया था। मेरे यहाँ आपको तेल घी बहुत कम मिलेगा, अगर कुछ घी का आइटम हो जैसे मालपुए हैं तो वो खाते हैं, बाकी खाने पीने की ऐसी कोई आदत नहीं। पहले भी मेरी जो है ना खाने डाइट वाली हैबिट मेरी पहले भी बहुत अच्छी थी, और अभी भी वैसी है। फल ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी कोई विशेष मैंने कुछ भी, डॉक्टर ने कोई परहेज भी नहीं बताया, ना कोई मेडिसिन दी, क्योंकि मेरा ERPR जो है ना ये पॉजिटिव नहीं था। मतलब जो हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं था मेरी बॉडी में। अब पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, DNA की बात होगी, या भगवान जाने बच्चे ने कभी दूध पिया होगा, कहते हैं कि बच्चा कभी दांत भी लगाता है ना, तो उससे भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेडिएशन से भी हो सकता है। जैसे खाने पीने में अगर मान लीजिए कीटनाशक का उपयोग किया गया हो, हरी सब्जियां खाते हैं हम, हमको नहीं मालूम कि किस पानी से उसकी सिंचाई की जाती है, किस वजह से हुआ, मुझे लगता है जेनेटिक ही है।
निश्चित रूप से जेनेटिक ही है। हाँ, ओवरवेट हूँ मैं, हाइट के हिसाब से वेट मेरा ज्यादा है, तो हो सकता है इस वजह से हो गया होगा। क्योंकि नानी को, मौसी को, मौसेरी बहनों को, तो मेरी और बहनें हैं, पर अपनी अपनी किस्मत। और मुझे तो खुशी है कि चलो उनको नहीं होकर के मुझे हुआ, क्योंकि मैं लायक हूँ, एबल हूँ। और मुझे ये लगता जी है कि हूँ, लेकिन मैंने तो दुबले को भी देखा है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस वही है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो सकता है उसको। मुझ में कुछ संभावना यदि कि जैसे बीज कहीं जर्मिनेट होना है, अनुकूल उसको एटमॉस्फेयर मिलता है तो अंकुरित हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि अक्सर जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस वक्त ना भले ही मतलब होता है कि हम जितने भी पॉजिटिव रहें, तो कई बार ऐसा टाइम आता है जब बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इमोशनल लोड होता है। तो उस वक्त अगर जब आपका ऐसा फेज आया तो आपने कैसे मैनेज किया, अपना इमोशनल वेलबींग कैसे मैनेज किया? देखिए, हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियां जब अपने सामने आती है ना, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। क्योंकि देखिए, मेरे बच्चे छोटे थे, थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे, बिटिया भी छोटी थी, उनको तो समझ भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तो कभी कभी दुख होता था, लेकिन चूंकि 1 महीने रही मैं डॉक्टर के यहाँ, और उसके बाद टाटा मेमोरियल में जो गई, वहां पर मुझे टाइम लग गया, और वो वाला मेरे लिए बड़ा खराब समय था। वहां पर उन्होंने बोला कि जो बायोप्सी का जो यहाँ पर दूसरे जगह जो करते हैं कि ग्रेड 1 का है, 2 का है, वो बोले दूसरे के रिपोर्ट पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम स्लाइड ले गए थे, उस स्लाइड में से उन्होंने फिर से रिपोर्ट बनाई, उसमें टाइम लगा करीब। टाटा में, मतलब मुंबई में 15-20 दिन रह गई थी मैं। तो दुख होता था, बच्चे मेरे यहाँ थे, मेरे पिताजी आ गए थे, बहन आ गई थी, जेठानी भी आ गई थी, तो मेरे बच्चे तो यही थे और मैं मुंबई में थी। तो आप सोचिए कि हम क्या करते थे, दुखी क्या होंगे, हम लोग खूब घूमते थे। हम घूमने निकल जाते थे दोनों पति पत्नी। और डॉक्टर को भी एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप कैसे वो जो अपना मुंबई के बीच जो है समुद्री तट, वहां चले, बोले इतना गंदा है, आप कैसे चली जाती हैं वहां। तो हम लोग घूमते थे, हमने खूब एंजॉय किया। और मैं आपको बताऊं, इस बीमारी की वजह से मेरा जो है 12 ज्योतिर्लिंग हो गया। वही जाती थी, तो वहां जो है पास में जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए ना, जितने भी हैं, हम सब जाकर के घूम लिए। क्योंकि 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलता था, उस टाइम भी हम घूमते थे। ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, सर्जरी हो गया था, होटल में बैठ करके क्या करते हम, तो हम घूमने चले। बच्चों से बात हो जाती थी, अब उसकी मौसी भी थी, मेरे पिताजी थे, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए, कभी कभी रोने का मन होता था तो रो लेते थे, और लेकिन फिर खुश होकर के घूमते फिरते थे। अब रोना आता है तो थोड़ा रो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू बहा लेने से हम अंदर से मजबूत होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा फेज नहीं आता है, कभी कभी लो फील होता है, बट उससे जरूर बाहर आ जाते हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तो बाहर आ जाते हैं। जी मैम। कि लगता है ना कि भाई हमने क्या किया था, मन में आता है ना कि क्या किया था भगवान, मुझे ये बीमारी हो गई, क्या गलती की थी। थोड़ा तो होता है ना। तो वो तो सबके साथ होता है, नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन मैंने जी सोचा मैम। कि ये बीमारी हो गई, इस बहाने घूमने आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब क्या करें। देखिए, कहीं ना कहीं तो अपने को खुश रखने की आदत होनी चाहिए ना, क्योंकि तभी हीलिंग जल्दी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फटाफट मैं बता रही हूँ ना कि मेरा एकदम चेहरा चमकता था, खाली बाल नहीं, बाकी चेहरे पर बहुत ग्लो था। तो ग्लो इनर जो है ना, स्ट्रेंथ की वजह से भी होता है। जी मैम। तो मैम, मैं ये आपसे पूछना चाहती थी कि फिर आपकी मतलब पूरी जर्नी से आपको क्या क्या सीखने को मिला है?
सीखने को तो मैं बताऊं कि बहुत कुछ मिला है, कि जो जीवन है ना, इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों को लगता है। लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जीवन को अगर संघर्ष के तौर पर देखा जाए तो जीवन आसान नहीं है। आपको बताऊं कि मैं जो है, मेरा बाल तो मैंने कटवा लिया था नाई को बुला करके। डॉक्टर से मैंने पूछ लिया था कि आप बता दीजिए कि क्या है, तो उन्होंने बोला था नहीं आप सरवाइव करेंगे, सर्वाइवल के पूरे चांस हैं। तो मैंने उसी दौरान पीएचडी के प्रपोजल सबमिट किए। देखिए मैंने खुद को पढ़ाई लिखाई में डुबा करके, मेरा नेचर है ये, तो मैं उसी टाइम प्रपोजल सबमिट किया। दुपट्टा था मेरा एक, मेरे श्रीमान जी वहां गए मुंबई में और विग भी खरीद करके दे दिया, साधना कट। मतलब हमने बहुत एंजॉय किया इस चीज को, दोनों पति पत्नी ने। कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे, मैं कहती थी आपकी वजह से हो गया है, अगर आप पहले चले जाते तो मुझे नहीं होता। मैंने गुस्से में इनको एक दिन कहा था कि आप अभी नहीं जाना चाहते हैं, जब मुझे होगा तो आपको पता चलेगा। और देखिए हो ही गया, गुस्से से मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, ये बोले तुमको शक है। अब डॉक्टर ही मना कर रहे हैं तो बेचारे ये भी क्या करेंगे। तो मैंने इनको गुस्से में बोला था ठीक है अब नहीं जाएंगे डॉक्टर के, और जब होगा तो आपको पता चलेगा। पर देखिए उनको क्या पता चला, वो तो थोड़ा सा रो लिए। लेकिन जो भी है वो तो परेशानी तो मुझे ही आई ना। तो हम जो वो विग खरीद लिए थे, और उसमें इतनी गर्मी लगती थी, मुझे बहुत गर्मी लगती है वैसे भी। तो मैंने विग तो हटा दिया, मेरे पास जो दुपट्टा था कॉटन का उसको आधा किया और बांध लेती थी। तो ट्रेन से सफर करती थी ना, तो वो जो बेचने वाला आता था वो सब बोलता था हॉकर सब कि आप तिरुपति में बाल दे करके आई हैं। तो मैं कहती थी हाँ मैं वहीं दे करके आई हूँ। अब उनको क्या बताऊं। तो आपको मैं बताऊं सही में दुख तो होता था, बहुत दुख होता था। क्यों हो गया, और दुख मुझे सिर्फ इसलिए होता था कि मेरी गलती से हुआ है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, डॉक्टर नहीं। आपको पता है टाटा मेमोरियल में बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो मैं सबसे बात भी करती हूँ। मैक्सिमम केस डॉक्टर के बिगड़े हुए आते हैं। एक लेडीज मिली थी मुझे, उसको छोटा सा गांठ हो गया था ब्रेस्ट के पास में, डॉक्टर ने बोला यू आर ओके, पर ये बोले कि नहीं सर आप देखिए तो ये गांठ है। जब उसने बताया, पहले बोला मैंने नहीं बताया, पहले मैं उनको देखने दिया, और उसके बाद जब उसने बोला यू आर ओके, तब बोले कि सर देखिए तो ये क्या है। जब उन्होंने देखा और जब उसका मतलब वो किया गया, बायोप्सी की गई, तो उसमें कैंसर निकला। तो जब तक आप अलर्ट नहीं रहोगे, डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं, वो भी देखिए भगवान नहीं है तो इंसान ही। तो एक जर्नी ये मेरा बहुत संघर्ष भरा था, लेकिन मैंने इसको भी इंजॉय किया। चूंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने पीएचडी वाला काम मैंने जारी रखा था। और मैं चूंकि कॉलेज में क्लास भी लेती थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो क्लास भी लेती थी और पढ़ाने का मुझे बहुत शौक है। तो बिल्कुल नहीं, कॉलेज से आती थी, 12 से 5 कॉलेज का टाइम था, और शाम को वॉकिंग करती थी, रात में वीडियो गेम खेलती थी, किताबें पढ़ती थी। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, टाइम बहुत अच्छे से मेरा कटा। और जी फिर मैम। है, आप सोचिए मेरे जो मोहल्ले वाले हैं, जब उनको पता चला था मेरे बारे में तो मुझसे सब मिलने आए थे, और उन्होंने बोला था कि हमने भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि भले हमारे जीवन के कुछ साल कम कर दो, लेकिन इनका जीवन बढ़ा। दुआ है। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यही सपोर्ट होता है फैमिली का, और नेबर्स का, दोस्तों का, यही सपोर्ट होता है, बिल्कुल। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को और कैंसर केयर गिवर्स को? देखिए ये है कि अगर आप सामना करेंगी तो आप जीतेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि बीमारी से नहीं मरे, अटैक से मर गए। वो बहुत सारे लोगों को देखा है। यहीं पर कैंसर की एक पेशेंट थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया नदी में कूदकर, शायद वो जिंदा रहती। इसलिए आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए और खुद के लिए भी। और बाय चांस मान लीजिए आपको लगता है कि लास्ट स्टेज है, तो भी एंजॉय करके जाइए,
क्योंकि जो मेरे डॉक्टर थे, सर्जन थे, उनकी जो सांस है उनका फैल गया था, मेटास्टेसिस जो है फैल गया था। तो उन्होंने कोर्स किया कैंसर पेशेंट के साथ कैसे रहा जाए, पेन किलर दे करके दर्द को महसूस नहीं होने दिया जाता है। तो ठीक है, जब तक वो रही वो ठीक से रही, काम वाम करते रही। बहुत सारे लोग आते थे, कुछ ना कुछ उसको बोलते थे, अरे अब तो तुम नहीं जिंदा रहोगी, तो ऐसे लोगों से उनको थोड़ा दूर रखते थे। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका सामना आपको ही करना पड़ेगा, और बहुत बहादुरी के साथ करना चाहिए, घबराने की बात नहीं है। कोई मान लीजिए कुछ बोल देता है तो उनकी बातों का असर मत होने दीजिए, बिल्कुल मत होने दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला, अपने रिश्तेदारों ने बोला, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं। बोल भी रहे हैं तो उनकी बातों को महत्व नहीं देना चाहिए, बोलने दीजिए, लोग तो बोलते हैं। बहुत सारे देखिए, आपके फ्रेंड हैं तो दुश्मन भी तो होते हैं ना, तो इसीलिए सबकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। पूजा पाठ कीजिए, आध्यात्मिक चीजों को देखिए, थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। और भगवान ने मुझे बिजी रखने का तो बहुत बड़ा वो दिया है। मतलब आप सोचिए कि मैं बुक भी लिखती हूँ, कविता संग्रह पब्लिश हो चुकी है, पर्यावरण शिक्षा में मेरी करीब 5-6 बुक्स पब्लिश हो चुकी है, मैं उसमें लगी रहती हूँ। अभी भी मैं कभी नहीं सोचती हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं तो डेली उस चीज का सामना करती हूँ ना, एक अंग नहीं है मेरे पास, तो दिखता तो है, लेकिन मैं दुखी होकर के बैठ जाऊं तो क्या मतलब है, चलता है। एक बॉडी महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी महत्वपूर्ण है। बॉडी भी नहीं, एक पार्ट समझ लीजिए। बल्कि आपको मैं बताऊं, मैंने तो डॉक्टर को ये भी बोला था कि अगर दूसरे ब्रेस्ट में भी ऐसा शक है तो इसको भी रिमूव कर दीजिए, पर बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए देखिए, मेरा तो यही आग्रह है, आप लोग पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको ये बीमारी है तो आपको अंदर से मजबूत होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। और होगा भी तो उसके लिए भी कल्पना कर लीजिए कि इस पार अगर हम खुश हैं तो उस पार भी खुश होंगे। तो बस मेरा तो यही है कि कुछ आध्यात्मिक चीजें पढ़िए। अभी तो बहुत सारे अपने को जैसे मैं देखती हूँ, ओम शांति सबका लोग रियल अनुभव बताते हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखिए, बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, थोड़ी सी मुझे लगता है, थोड़ी सी इस बात का थोड़ा दुख होता है कि जो जिनके पास आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है उनको दिक्कत तो है, क्योंकि इलाज कॉस्टली होता है इसका। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, एमएलए एमपी सब भी इकोनॉमिकल जो है ना फंड प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्टर्ब होता है तो परिवार होता है और पैसे। अब पैसे के मामले में देखिए, हम लोगों को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि श्रीमान जी बैंक में थे तो 70% 70 या 75% बैंक से मिल गया था, बाकी हमने लगाया, बाकी जो खर्चा हुआ। तो ये जो गरीब लोग होते हैं जिनके यहाँ सुविधा नहीं होती है उनको दिक्कत होती है, तो मेडिक्लेम सब करवाना चाहिए, मेडिक्लेम की पॉलिसी लेना चाहिए। लोग सोचते हैं करे क्या है, लेकिन लेना चाहिए, अपने आप को सबल बना करके आगे बढ़। बिल्कुल मैम। मान लीजिए कि हो ही गया है, डॉक्टर से क्लियर पूछिए कि क्या स्थिति है, घबराइए मत, और फिर जो भी बताते हैं उसके हिसाब से आगे बढ़िए। बिल्कुल मैम, आपने काफी अच्छी बातें बताई हैं, काफी इंसाइटफुल बातें बताई हैं। इतना इंस्पिरेशनल था आपकी पूरी जर्नी को सुनना। एंड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे भी आए हैं। इससे पहले मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर आपको अपनी पूरी जर्नी को एक सिंगल सेंटेंस में बताना हो या किसी पंक्तियों के थ्रू बताना हो तो वो क्या होगा? बस कुछ नहीं, मैं बीमारी के पहले जैसी थी मैं अभी भी वैसी ही हूँ। इसने मेरे दिल को, दिमाग को कहीं से प्रभावित नहीं किया है, बल्कि उसके बाद मैं बोल्ड हुई हूँ और असर नहीं जी होने। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज बोली है।
अपनी पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। हाँ, चैट बॉक्स का अगर प्रश्न कुछ हो तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप अगर बोल दें तो मैं बता दूं जी आपको। जी, हाँ हाँ, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी पूछूंगी। तो मैं सब लोग को बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों को भी कुछ मैम, हाँ बोलिए। या एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब वी आर एबल टू हेयर यू नाउ। या हाँ, आ रही है। जी जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, कॉमन प्रश्न है तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मुझे एक जगह और जाना है, बार बार उसका फोन आ रहा है। तो हालांकि अच्छा अच्छा। अभी टाइम है, कोई बात नहीं, मैंने उनको बता दिया है कि 6 बजे के बाद आऊंगी मैं। आप बिल्कुल आराम जी से, जी दिक्कत नहीं है। जी मैम, नो वरीज, आप बिल्कुल आप बता दीजिएगा। बाकी जो जिन भी लोगों को डिस्कस करना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी लोगों को हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है और ऐप डाउनलोड की जो लिंक है वो यहाँ पे चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप उस पर भी पूछ सकते हैं और जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स डायरेक्ट आंसर्स देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नंबर एक बार वर्बली भी बोल रही हूँ, ताकि जो चैट नहीं देख पा रहे हैं वो भी नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। तो इस अमन जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? अमन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। जी सर, नमस्ते। हाँ मैडम, मेरे बहन को पिछले साल डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट में। हाँ तो हम लोग ने भी दूसरे स्टेज में था, डॉक्टर ने बताने के बाद फौरन हम लोग ने भी सर्जरी का फैसला लिया और सर्जरी हो गई। उसके बाद केमो भी हो गई। तो अभी फिलहाल तकलीफ कुछ नहीं है, खाली कभी कभार ऐसा हेड चेन होता है, सर दर्द, या कभी तो ऐसा वोमिटिंग ऐसा होता है। और फ्रूट में सर मैडम मुझे पूछना था कि फ्रूट में हम लोग केला दे सकते हैं क्या? अगर डायबिटीज नहीं है तो वो सब कुछ खा सकती हैं। अच्छा, डायबिटीज नहीं है उनको। और नॉनवेज में मैडम कुछ नॉनवेज? सब कुछ खा सकती हैं, कहीं अच्छा कुछ अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा, वो ठीक है तो ठीक है। और किस्मत अच्छी है कि वो डायबिटिक नहीं है वो। हाँ वो तो है, वो अच्छी बात है। और मैडम दूसरी बात था कि और कुछ उसके लिए आगे ट्रीटमेंट हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी तो फिलहाल एलोपैथिक में उनकी दवाइयाँ शुरू है। आगे जो डॉक्टर ने 3 महीने 6 महीने में जो मेमोग्राफी सोनोग्राफी उसके लिए हम लोग जाते हैं उधर। लेकिन वापस और उसमें कुछ ट्रीटमेंट अलग से है क्या कुछ? देखिए मैं बताऊं कि मुझे टाटा मेमोरियल में 6 महीने में पहले एक बार बुलाया जाता था, फिर साल भर में बुलाया, और अभी 2 साल में कहा, तो मैं वहां नहीं जा रही हूँ। अच्छा लेकिन अच्छा यहाँ जो रेगुलर यहाँ के जो मंदसौर के डॉक्टर हैं, अच्छा कैंसर अच्छा हैं, तो अच्छा अच्छा। 6 महीने में मैं चेकअप करवा लेती हूँ, हर चीज का करवा लेती हूँ। ठीक है नहीं नहीं, चेकअप करना ये अच्छी बात है, इसके बाद। मेरा जैसे टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, 2004 की बात है ये, यही बराबर है ना। तो बराबर बराबर। काफी भी बहुत ज्यादा करवाने से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। जैसा डॉक्टर बोले वैसा कीजिए, ओके ओके मैं वो। डॉक्टर की बात पूरी तरह से फॉलो कीजिए। हाँ हाँ हाँ। आप बोल रहे हैं सिर में दर्द हो रहा है, तो ये कैंसर उन्सर से सिर में दर्द नहीं होता है, नहीं नहीं बराबर। आंख का होगा कुछ, है ना, हो सकता है गैस बनती हो उनको, तो उनको अच्छा करने के बाद चले, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट। बराबर बराबर। जितना वो फिजिकली अपने आप को मतलब इंगेज हाँ, रखेंगी उतना। थोड़ा सा वो बहन क्या बोलती है, कभी कभार ऐसा बदन में वीकनेस आता है हमें। नहीं, वो सब कुछ नहीं होता, वो खाने पीने की कहीं गड़बड़ी है, और ठीक वो है कहीं ना कहीं दिमाग की भी बात होती है। अगर आप सोच लीजिए करें मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, तो अपने आप अच्छा होता है, अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं है, ओके कोई। मैम, थैंक यू मैडम, थैंक वेलकम। यू। जी अमन जी, थैंक यू डिस्कस करने के लिए। और मैं आपको एक बार रिकमेंड भी करूंगी कि आप ये क्वेश्चन, डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने पूछे, वो आप जेना ऑन्को कैंसर केयर ऐप पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं वो आपको फ्री में उस पे भी गाइडेंस देंगी कि कौन से फ्रूट्स एंड ऑल खाने चाहिए। वैसे तो सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं खाने, बट कुछ कुछ कंडीशंस में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे मैम ने डायबिटीज बताया है या कुछ, तो आप उस या पे एक बार पूछ सकते हैं। बीपी है, कोई बीमारी है तो जी 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 जी।
हाँ, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से आप एक बार अपना एग्जैक्ट जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप उस पे ऐप पे लिख सकते हैं, तो फिर वो आपको उस पे गाइड भी कर देंगी। अंजू जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते निशा जी। जैसे आपने बॉटनी पढ़ी, मैंने भी जूलॉजी पढ़ी थी, तो मेरी भी जर्नी बहुत हिम्मत वाली और कोई टेंशन नहीं हुई। पर मुझे कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद मई में, मैंने जनवरी फरवरी में लिया था, तो मई में मेरे को 5 प्लेस पे मेटास्टेटिक होके और ब्रेन, लिवर, लंग और वर्टिब्रल कॉलम और लंबर सैक्रल रीजन में, पेल्विक लंबर रीजन में बताया है। सेलुलर लेवल है, तो मई से चल रहा था इलाज और अभी भी चल रहा है, अप्रैल तक चलेगा। तो मेरे को लंबर रीजन में तो रेडिएशन लेने पड़े क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, पेन बहुत था। पर ये ब्रेन में थोड़ी सी ये इस जगह स्वेलिंग होने के कारण बोला था, पर मैंने उस समय नहीं लिया रेडिएशन। और अब तो पैट स्कैन भी नहीं बोल रहे डॉक्टर। पैट स्कैन जब पूरा इलाज हो जाएगा, कीमो का ओरल कीमो चल रहा है, तो उसके बाद करने को बोल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट काफी है। ब्रेन में भी सेलुलर लेवल ही था, तो उस समय तो मैंने डिसीजन ले लिया अभी नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जिस दिन ये बेहोश होकर गिरेंगे तब तो रेडिएशन लेना ही पड़ेगा ब्रेन में। तो हमने वो एक चांस लिया कि जब तक नहीं गिर रही हूँ बेहोश होके, तब तक तो खाऊं पीऊं रहूं। और मैं काफी इम्प्रूव्ड हूँ, इनसे पूछो आप, मैंने इनसे बात की थी। जब मेरे को हुआ था ना, तो पूरा स्वेल्ड था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन स्वेल्ड था मई 2022 में। और आज मैं बस एक ब्रेन में रेडिएशन ले लिया, बाकी सारा डॉक्टर का कहना माना है, सब कुछ माना है। तो कभी कभी अपने विवेक का भी मान लेना चाहिए, जो अपने कृष्ण बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। थोड़ा सा आप जो है ना योगा का भी सहारा लीजिए, अनुलोम विलोम, है ना। यस, इस पर भी आप टाइम दीजिए, बाबा रामदेव को सुनिए, वैसा करने की कोशिश कीजिए। और आप सोचिए मन ही मन कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, तो उससे हीलिंग होता है। और ये भी कीजिए, आध्यात्मिक चीजों को देखिए थोड़ा सा। बच्चे छोटे हैं तो बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुश रहिए। और फिर यह है कि जितना दिन रहेंगे खुश होकर के रहिए। बस वही है। इसके लिए मैं 2 लाइन की पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। आस्था जी, टाइम है? जी जी मैम, बिल्कुल, बहुत टाइम है, बिल्कुल आप बता सकती हैं। ये मेरी कविता नहीं है, मैं भी लिखती हूँ, पर ये कविता मुझे बहुत पसंद आई है। और आप सुनिए। आप कौन बोल रही थी अभी? अंजू। अंजू जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन करके। आप बहुत एक बहादुर महिला हैं और आप अच्छे से सामना कर रही हैं, और आपको बहुत अच्छे से सामना करना चाहिए। आप थोड़ा सा पूजा पाठ भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो सारी चीजें कीजिए। आप आपको बता देती हूँ, सुनिए आप। ये किसी और की पंक्तियां हैं कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते रोए, सही बात। मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्यों, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्यों। बिल्कुल सही। बात बताऊं, मर गया, मौत आ गई, अरे मौत तो उनकी होती है जो जिंदा रहता है, वो मर गया। हमको कहाँ पता है कि मरने का क्या होता है। जब तक आप हैं, आप अच्छे डॉक्टर को फॉलो कीजिए, खाना पीना खाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। जो चीज आपके बस में है आप कीजिए, जो आपके बस में नहीं है मत कीजिए। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 53 है। हाँ तो ठीक है, अपने सेम ही होंगे, आगे पीछे थोड़े बहुत, हाँ है ना। और बच्चे बड़े हो गए हैं? बिल्कुल, 31 साल का है। शादी कर दी है? बस इस साल करनी है। कर शादी कर दीजिए, बहू देख लीजिए, हाँ ठीक, जी। मस्त होकर के रहिए। एक दिन को बोनस मान कर जिंदा रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भगवान से यही कहा था कि भगवान इतना टाइम देना कि मैं अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार से एक्सपोज कर दूं, क्योंकि ज्यादा मैं नहीं जा पाती थी मायके से। सही बात है। मैंने एक्सपोज कर दिया है, फिर भी कहती हूँ भगवान अभी रुकना। तो आप भी कहिएगा भगवान अभी रुकिए, मत ले जाइए। हाँ तो बिल्कुल। क्या है? हाँ, एक ही बेटा है। हाँ, तो शादी कर दीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल। जी जी।
मतलब आप बिल्कुल ये देखिए, बीमारी को मत भूलिए। अगर आप को भूल जाएंगे तो सामना कैसे करेंगे? सही बात है। आप अपना ध्यान रखिए, जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। बिल्कुल आस्था चैनल देखिए और थोड़ा सा योगा भी कीजिए आप, अनुलोम जी भस्त्रिका, मैं ये सब करती हूँ, जी, है ना। बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हिम्मत बना कर रहिए। आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा आस्था जी से, अगर चाहे तो कुछ पूछना हो तो पूछ जी जी, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जी, हाँ। थैंक यू अंजू जी डिस्कस करने के लिए। परमजीत जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। और अगर मेरी बातें हो गई तो मैं फ्री होकर के जा सकती हूँ अब, कि और कुछ पूछना है? जी जी मैम। मैम छोटी सी एक चीज पूछनी थी मुझे। बिल्कुल। मेरा नाम परमजीत है। पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूँ। और मैं एक छोटी सी चीज ये पूछनी थी, मैं भी एक्चुअली मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा मेटास्टिक कोलोन वाला कैंसर था। मेरी 2 सर्जरी हो चुकी हैं, बड़े इंटेस्टाइन की और लीवर की, दोनों की 4 महीने के गैप पे। और मेरी अभी टोटल 23 कीमो हो चुकी है। तो मैं थोड़ा एक ये जानना चाह रहा था, हालांकि मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ अपने आप से। मेरे को सिर्फ कीमो चढ़ती है, उस दिन 2-3 दिन नशा रहता है, जब सर्जरी हुई वो पेन, उसके अलावा मेरे को कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना मेरा ठीक है, मैं अच्छा चलता फिरता, सब कुछ फिट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं वॉकिंग करने मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे को डॉक्टर साहब एक मिले, CMO रिटायर्ड है, वो 80+ ईयर है, वो मेरे ऐसे फ्रेंड बन गए। तो मेरी जब 12 कीमो हो चुकी थी, 13-14 चल रही थी, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था, ये सब पता होने के बाद उन्होंने बोला कि कीमो करानी बंद कर दो आप, ये क्रोनिक डिसीज है, इसका कोई इलाज नहीं होता। इलाज सिर्फ आपका खाना पीना ठीक करना, वॉकिंग करना, सिर्फ ये है। ये दवाई आपको ठीक नहीं करेगी, आपका खाना पीना आपको ठीक करता है। तो इसका आपका अपना एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है? हालांकि मैं अपनी मानता हूँ, मुझे जो ठीक लगता है सब कुछ सुन के, सबको देख के, और मैंने इतनी मेजर 2 सर्जरी भी कराई है, 23 कीमो चल रही है, और मैं अभी भी ऐसे खुद ही सब जगह भाग दौड़ करता हूँ। तो सिर्फ मैं इस जो है वो रिटायर हुए हैं CMO अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कहते डॉक्टर सच्चाई नहीं बताते, लेकिन एक्चुअल में आपको कीमो नहीं करानी चाहिए। बट आप अपनी देखो, 8 आवर्स आपको खाना खाना है, 16 घंटे आपको बॉडी को रेस्ट दो, एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट ये सब छोड़ दो, वेजिटेबल सूप ये सब। बट इस वर्ड का मैं थोड़ा सा ना कई बार वो सोचता हूँ कि इसका मतलब क्या मतलब है कि कीमो नहीं कराएं, खाने पीने का, और वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो कहते हैं डॉक्टर सही बातें नहीं बताते। ये आपका एक थोड़ा व्यू। हाँ परमजीत जी, आपको कोलन कैंसर का आप बता रहे थे ना? हाँ उसका था, और फिर मेरा पहले बड़े इंटेस्टाइन का, फिर लीवर का उन्होंने किया था। इसीलिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट देखिए एक्सटर्नल चीज है, खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, ये सब सिस्टम के पार्ट हैं। तो चूंकि पार्ट कमजोर हो गया है, तो जो इन सब चीजों को पचाने में बहुत मेहनत लगता है इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप ऐसा चीज खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, है ना। एनिमल और फूड, ये जो प्रोडक्ट जो है, ये सब दूध दही सब जो है ना, इसको पचाना और ये भारी गरिष्ठ होता है, ये नॉनवेज सब गरिष्ठ चीज होता है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही सलाह दिया है आपको। नहीं, बट वो कहते हैं कीमो नहीं कराओ। कीमो का मैं बताती हूँ, कीमो का मतलब क्या होता है। कीमोथेरेपी यानी केमिकल की थेरेपी, इंजेक्शन के माध्यम से, सलाइन के माध्यम से जाता है। ये क्या, जो हमारे बॉडी में कैंसर कोशिकाएं होती है उसको मारता है। ये एकदम सिंपल, मैंने पूछा था, पढ़ा भी है कि वो जो उसको मारता है, तो उसको मारने के क्रम में अपने जो बॉडी में जो अपनी अच्छी वाली कोशिकाएं होती है, गाढ़ कोशिकाएं होती है, जो अपनी रक्षक होती है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आतंकवादी कहीं घुस गए, तो आतंकवादी के साथ हमारे गार्ड भी तो मारे जाते हैं ना। तो जब हम आते हैं तो वो जो कैंसर की कोशिकाओं के साथ हमारी दूसरी कोशिकाएं भी खत्म होती है, जिससे कि हमको नुकसान होता है। ठीक है। या कीमोथेरेपी का देखिए, मैं सिंपल सा है कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो आप ये, लेकिन आपको लगता है कि उसके बजाय ही मेरा ठीक हो रहा है, ये आपका सेल्फ डिसीजन है। कीमोथेरेपी से कमजोरी भी होती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं
तो कराना चाहिए। आप दूसरे डॉक्टर 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लीजिए ना। नहीं, मैंने बीएल, मेरा ट्रीटमेंट बीएल के पूसा रोड में मैंने 18 कीमो वहां से ली। अब मैं सफ्दरजंग में दिखा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने फर्दर 6 बोल दी थी फिर, तो मेरी अभी 6 चल रही है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। वहां भी सेटिस्फाई था मेरा, वहां भी ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है। मैं अपने आप में बस जो मेरा सर्जरी का पेन था, जो कीमो 2-3 दिन का होता है वो, उसके अलावा मैं एज इट इज फर्स्ट डे से आज तक अपने आप को वैसा ही फील करता हूँ जैसे मैं, क्योंकि मेरे को पेन हुआ था, मैंने सेफ एंड सही अगले दिन जाके ये चेक कराया था, तो उसमें ये मेरा आया था कि कुछ एक्सटेंड हो रहा है मांस और लीवर में भी हल्का सा कुछ है। तो उस हिसाब से उन्होंने 12वीं-13वीं कीमो थी जब मेरे ये फ्रेंड बने, उन्होंने बोला था कि मतलब आप कीमो पे ज्यादा वो मत करो, कीमो छोड़ दो, खाना पीना सिर्फ ठीक करना है। वो इस करके मेरे को ये थोड़ा आ रहा था कि मैं आपसे पूछ लूं ये। खाने पीने का भी आप ध्यान रखिए और गरिष्ठ हाँ जी। चीजें खाइए आप। और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहिए। जो आपको लगता है कि खाने के बाद कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ नहीं, पॉजिटिव में तो आप मेरी बात सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे। पॉजिटिव मैं बहुत हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि गॉड ने हमें उनसे बेटर बनाया जिनको 1 सेकंड में हार्ट अटैक दे देते हैं। आपकी उम्र हमें क्या तो टाइम दे दिया। आपकी उम्र क्या है? मेरी 50 ईयर्स है। तो बच्चे आपके भी थोड़े बड़े ही होंगे ना? हाँ, मेरा एक्चुअली में बड़ा बेटा जो है वो 17 ईयर का है, बट ही इज स्पेशल चाइल्ड, तो ही इज 20 kg वेट, तो उसकी टेक केयर भी मैं ही करता हूँ। तो नहीं, उसके आप बेटी, आप सिर्फ ये देखिए कि क्या खाना आपके लिए अच्छा है, किसको खाने से आपको परेशानी नहीं होती है। जिन चीजों को खाने से आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है वो चीजें आप खा सकते हैं। बट कीमो कंटिन्यू में, क्योंकि डॉक्टर जो सफ्दरजंग के हैं अभी मेरा वहां चल रहा है, वो बड़ा अच्छा इलाज, बड़ा सेटिस्फाई भी हुआ है। उन्होंने भी वही बोला था, हम पहले आपको 4 देते हैं, अगर उन्होंने 6 बोला है वही वाली दे रहे हैं वो, और फिर फर्दर उन्होंने 2 और मेरे को बोल दी कि 6 आप कर लो। वो मेडिसिन होता है, ठीक है। ठीक है, और वो मेडिसिन वही है कैंसर कोशिकाओं को जो इनएक्टिव करता है उसको मारता है। ठीक और है। आपका बॉडी अगर बियर कर रहा है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा मतलब ये कीमो भी वो है जिसमें बाल नहीं झड़ते, मेरा वो वाला दिया है उन्होंने, बीवासू और प्लस, मेरे बाल नहीं झड़े थे। देखो आई एम ए सिक पर्सन, तो दाढ़ी वाड़ी चली है तो बड़ा अजीब सा है, बट मेरा आज 23 कीमो हो चुका है, एक और है, उसके बाद पैट एडवाइस करेंगे वो। मेरे टोटल पैट अभी तक हो चुके हैं 4। ऐसी दवाई आ गई कि बाल नहीं झड़ते हैं, क्योंकि यही सबसे खराब लगता है, बाल वही बहुत खराब लगता है। हाँ, बट मेरा बाल ये नहीं झड़ा था अभी तक। बट वैसे अदरवाइज आई एम फिट। ठीक ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू परमजीत जी डिस्कस करने के लिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप एक चीज और कर सकते हैं, आप जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप जो है ना उसे डाउनलोड करो और एक बार उस पे भी आप ये चीज पूछिए, क्योंकि उस पे भी हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट्स हैं। आप एक बार उनसे भी पूछिए कि आपके केस में क्या कीमोथेरेपी आगे होगा, बिकॉज आपको एक डॉक्टर ने बोला है पर बाकी 2 डॉक्टर्स ने तो ये भी बोला है ना कि कीमो कराएं, तो आपको जरूर एक बार सेकेंड ओपिनियन भी लेना चाहिए। तो आप उस पे पूछिए, वो आपको फ्री में गाइड करेंगे या एक बार अच्छे से आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेटर है, तो आप वहां से भी ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक, और कुछ आस्था जी? जी, थैंक यू सो मच निशा जी। एंड ओके, हमारे सेशन का टाइम भी अब ओवर हो गया है, सो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड मोहन लाल जी और करमजीत जी, आप लोग जो डिस्कस करना चाहते हैं वो कृपया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे यहाँ पे दे दीजिए। एंड अगर आप डॉक्टर निशा से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो अगर उनको ठीक लगेगा तो मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगी डॉक्टर निशा का, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी आपको गाइड करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेशन का टाइम ओवर हो गया है, इसलिए आप प्लीज आप दोनों अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और परमजीत जी आप भी अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि एक बार हम भी आपको गाइड कर सकें। एंड मैं निशा जी आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी आज के सेशन के लिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशन था, बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है काफी लोगों को, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं बाकी लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आप लोग अगले सैटरडे की भी सेशन में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर निशा। सबको शुभकामनाएं। जो भी कैंसर पेशेंट है बिल्कुल मत घबराइए और सामना कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। वेलकम।